नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में हम वर्ण व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वाली वर्ण व्यवस्था के वीडियो पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि वर्ण व्यवस्था क्या थी, वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक युग में क्या रही और उत्तरवैदिक युग में क्या उसका स्वरूप रहा। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था में श्रेष्ठता भेद। सभी धर्म सूत्रकार वर्णों का वर्गीकरण पुरुष सूक्त में प्रतिपादित क्रम में ही करते हैं। ऋग्वेद में एक वर्ण को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं बताया गया, किंतु धर्म सूत्रों में चारों वर्णों को श्रेष्ठता के क्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र व्यवस्थित किया गया है। बौधायन के अनुसार ब्रह्मा ने ब्राह्मणों में ब्रह्म को स्थित करके अध्ययन, अध्यापन और यजन याजन का अधिकार देकर इनसे संबंध कर्तव्य में बांधा और दान देने व लेने का अधिकार प्रदान किया, जिससे कि वेदों का संरक्षण हो सके। क्षत्रियों में उसने शस्त्र को स्थित करके उन्हें विद्या, अध्ययन, यज्ञ एवं दान और शस्त्र धारण कर जन एवं धन की रक्षा एवं धर्म सम्मत शासन करने का अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान किया। वैश्यों में उसने विश्व को स्थापित करके उन्हें विद्या, अध्ययन, यज्ञ, दान, कृषि, पशुपालन आदि का अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान किए। शूद्रों को अन्य तीन वर्णों की सेवा के कार्य एवं दायित्व दिया। प्रथम तीन वर्णों के कुछ कर्तव्य समान है: वेद, अध्ययन, यज्ञ और दान। शूद्र इनसे वंचित है। कहा जा सकता है कि शूद्र समाज का अंग होकर भी शिक्षा एवं धार्मिक अनुष्ठान से बहिष्कृत थे। उन्हें ऐसे गौण याज्ञिक अनुष्ठान आदि करने का अधिकार था जिनमें मंत्रोच्चार की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। यही कारण था कि प्रथम तीन वर्ण शिक्षा के अधिकारी होने के कारण उपनयन संस्कार के अधिकारियों को द्विज कहलाते थे। प्रत्येक वर्ण के कुछ वर्ण विशिष्ट कर्तव्य कर्म थे। ब्राह्मण के कार्यों में ऐसा बताया जा चुका है कि यज्ञादि करना, वेदादि के अध्यापन का कार्य प्रमुख था। ब्राह्मण ब्रह्म से ही बना है। ब्रह्म का अर्थ नाथ ब्रह्म, जो विश्व का मूलाधार है। ब्राह्मण वेद, ज्ञान, विद्या और उपासना की परंपरा के संरक्षक होने से सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय आते थे। ये क्षत्र के धारक होने से रक्षक कहे गए। इनका कर्तव्य मनुष्य की रक्षा एवं देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। आयुध धारण करने का अधिकार इसी वर्ण को था। ब्राह्मण के लिए आयुध धारण वर्जित था। आप स्तंभ ने तो यहाँ तक कहा है कि ब्राह्मण को निरीक्षण करने के लिए भी आयुध को हाथ में नहीं लेना चाहिए। यह तो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण के समय, देश की सुरक्षा एवं शांति के समय देश में आंतरिक व्यवस्था एवं लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करें। गौतम ने कहा कि राजा का चुनाव इसी वर्णों में से होना चाहिए, क्योंकि दंड धारण करने का अधिकार क्षत्रिय को ही है। देश में भौतिक समृद्धि का भार वैश्य पर था। कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य उसी के कर्म थे। गौतम और बौधायन धर्मसूत्रों में उसे ब्याज पर ऋण देने का अधिकार दिया गया है। शूद्र का कर्तव्य है कि वह अन्य वर्णों की सेवा करे। आप स्तंभ धर्मसूत्र कहता है कि समर्पित भाव से की गई सेवा से उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है कि जो शूद्र उसके संरक्षण में उसकी देखभाल करे। ऐसा वह तब भी करे जब उस शूद्र में कार्य क्षमता न बची हो। गौतम धर्मसूत्र में कहा गया कि जब उसका स्वामी कठिनाई में हो तब शूद्र को उसकी मदद करनी चाहिए। यदि शूद्र को किसी अन्य वर्ण वालों का संरक्षण न मिल पाए तो वह अपने श्रम साध्य कार्य कर सकता है और अन्य वर्णों के लिए वर्जित है, जो कि अन्य वर्णों के लिए वर्जित है। यहाँ हमें याद रखना है कि वर्णों के लिए वित्त कार्यों को मात्र जीविका का साधन नहीं समझना चाहिए। इनके संपादन से जीविका तो चलती थी, किंतु इनकी कल्पना सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में की गई थी और इनका संपादन प्रत्येक व्यक्ति का वर्ण धर्म कहा गया था। अध्ययन, अध्यापन ब्राह्मण के लिए जीविकोपार्जन का सुलभ करता था, किंतु इसे उसका कर्तव्य माना जाता था। वह इस कर्तव्य के पालन से ही ब्राह्मण कहलाता था। यही बात अन्य वर्णों के लिए थी। सूत्रकाल में वर्णों का स्वरूप उभर कर आया वह बहुत कुछ जाति से मिलता जुलता है। जातियां भी जन्म पर आधारित थी। ऊंच नीच का विचार उनमें था। वह उनके व्यवसाय व अधिकार सुनिश्चित थे, किंतु वर्ण और जाति को एक नहीं समझना चाहिए। वर्ण व्यवस्था के मूल आदर्श एवं मूल व्यवस्था से उद्भूत है, जिनकी प्रामाणिकता सनातन था, किंतु अन्य स्थान पर वे कहते हैं कि वर्णों का आधार जन्म माल्य जाने के कारण वर्ण जाति बन गए। समाज में व्यवसाय व आश्रित जातियों का अस्तित्व पहले से ही था। प्रारंभ में जातीय वर्ण व्यवस्था से अलग थी। बाद में धर्मशास्त्रों ने वर्ण व्यवस्था संकर का परिणाम बताकर शास्त्रगत आधार प्रदान किया।
धर्म सूत्रों की तरह स्मृतिकारों ने श्रुति सम्मत वर्ण की धारणा को ही समाज का आधार माना है। वर्ण व्यवस्था की परिकल्पना मूलतः कर्तव्य पर बल देने वाली एक ऐसी व्यवस्था थी जो व्यक्ति का चरित्र, स्वभाव, नैतिक बल आदि जिसके मूल आधार थे। इस व्यवस्था का आधार कर्म था। अपना कर्म करने से न कोई ऊंचा था और न नीचा। स्मृतिकारों वर्णों के जिन कर्तव्यों एवं कार्यों का निर्देश करते हैं वे वही है जो श्रुति सम्मत और जिनका विस्तार धर्म सूत्रों में हुआ है। किंतु स्मृतियां सूत्र ग्रंथों की तुलना में कई अधिक व्यापक एवं विस्तृत है। इनमें धर्म पर विचार, इनकी व्याख्या और उस पर आधारित विधि निषेध की व्याख्या का विस्तार से प्रतिपादन हुआ है। सामान्य रूप से स्मृतियों में वर्ण व्यवस्था का आदर्श वही है जिसका प्रतिपादन श्रुति में हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रों के लिए विहित कर्तव्य भी मूल रूप से वही हैं जिनका वर्णन श्रुति और सूत्र साहित्य ग्रंथों में हुआ है। मनु ने अन्याय कर्तव्यों के अतिरिक्त विभिन्न वर्णों के विशिष्ट धर्म गिनाए हैं। ब्राह्मण का वेदाध्ययन, क्षत्रिय का रक्षा, वैश्य का वार्ता। स्मृतियों ने चारों वर्णों के लिए सामान्य धर्मों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह अथवा इंद्रिय संयम, दम, क्षमा, आर्जव व दान गिनाए गए हैं। इसी प्रकार विपत्ति काल में विविध वर्णों के लिए आपद धर्म की व्यवस्था की गई है। आपदा के समय ब्राह्मण क्षत्रियों को वैश्य वर्ण के व्यवसाय करने की छूट दी गई है। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को निर्देश दिया गया था कि वे कृषि काम करते समय जीवों के प्रति हिंसा न हो जाए, इसका ध्यान रखें। इसी प्रकार उसे व्यापार करने की छूट दी थी। अकाल अथवा ऐसी स्थिति में जब भोजन की कमी से मृत्यु हो जाने का अंदेशा हो तब भोजन के रूप में कुत्ते, गाय आदि का दान चांडाल से लिया जा सकता है। ये अनुमति मनु ने प्रदान की है। जाति व्यवस्था का उद्भव। जैसा हमें ध्यान है कि वर्ण व्यवस्था से बाहर जातियों का अस्तित्व भारत में कम से कम उत्तरवेदी युग से चला आ रहा है। वात्स्ययनी आदि संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों व छांदोग्य बृहदों उपनिषद में अनेक जातियों के नाम आए हैं। धर्मसूत्रों, बौद्ध ग्रंथों, अर्थशास्त्र आदि में भी इन जातियों का पता चलता है। मैगसनीज ने भी जातियों का उल्लेख किया है, किंतु मैगसनीज द्वारा जो बताई गई जातियां सामान्य रूप से वर्णों के अंतर्गत समाविष्ट होती है। उसने कहा कि भारत में 7 जातियां थी: दार्शनिक, कृषक, गोपालक व गडरिया, शिल्पकार, सैनिक, अन्वेषक, सभासद व करग्राही। इनमें पहला व 5वां वर्ग क्षत्रिय, दूसरा व तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र और छठा और 7वां अर्थशास्त्र में उल्लेखित अध्यक्ष व अमात्यों के वर्ग जो संभवतः वंशानुगत हो गए थे, जिसमें मैगसनीज ने जाति समझ ली थी। मैगसनीज ने यह भी लिखा है कि जातियों में परस्पर विवाह संबंध वर्जित थे और न ही एक जाति के लोग दूसरी जाति का व्यवसाय कर सकते थे। वर्ण भी अब जन्म पर आधारित होकर जातियों का स्वरूप ले चुके थे। आर्योत्तर समुदाय और विभिन्न व्यावसायिक समुदायों की पहचान भी जाति के रूप में स्थापित हुई। ये जातियां मूल 4 वर्णों के ढांचे के बाहर थी। इन्हें मनु ने वर्ण संकर बताकर वर्ण व्यवस्था के भीतर स्थान प्रदान किया। वर्ण संकर का अर्थ है 2 वर्णों का मिश्रण। वर्ण संकर जाति एक वर्ण के पुरुष और दूसरे वर्ण की स्त्री के विवाह से उत्पन्न हो मानी गई है। भारत में अंतवर्णीय विवाह का प्रचलन पहले से ही था। इन्हें अनुलोम प्रतिलोम भी विवाह कहा गया है। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण अथवा जाति के पुरुष का उससे निम्न वर्ण या जाति के स्त्री से विवाह, और प्रतिलोम का अर्थ है किसी निम्न वर्ण अथवा जाति के पुरुष का उससे उच्च वर्ण अथवा जाति की स्त्री में विवाह। आरंभिक धर्मसूत्रों में तो बहुत कम वर्ण संकर जातियों का उल्लेख हुआ है। आपस्तम धर्मसूत्र में चांडाल, पोकल्स और वर्ण का उल्लेख है। यही संभवतः कारण था कि स्मृतिकारों ने उनके मल्ल विकास के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास ही छोड़ दिया था। उन्हें यह ठीक है कि जातियों और उपजातियों के नामों की व्याख्या करना संभव ही नहीं है। अनेक जातियों के नाम व्यवसाय के सूचक और अनेक देश प्रदेश के विदेशी और भारतीय आर्योत्तर जातियां पौंड्रक, ऑड्र, द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक, पारत, चीनी, किरात, दरद और खुशी के विषय में कहा गया कि ये जातियां पहले क्षत्रिय थी, किंतु धर्मच्युत होकर ब्राह्मणों के आदर्शन के धीरे धीरे वैश्य बन गए। इन जातियों को एक और शासक होने के कारण क्षत्रिय माना और वैदिक कर्मकांड से वीन होने के कारण शूद्रों के समकक्ष पतित क्षत्रिय भी कहा गया।
जातियों के संबंध में स्मृतियों में जात्योत्कर्ष व जात्यापकर्ष के सिद्धांत का भी प्रतिपादन मिलता है। मनु ने तो केवल विवाह से उत्पन्न जात्योत्कर्ष की चर्चा की है, किंतु याज्ञवल्क्य की जाति में उत्कर्ष और अपकर्ष की व्यवसाय से होना भी बताते हैं। इसके विपरीत यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र से विवाह करे तो उसका पार्श्व कहलाएगा। यह पार्श्व किसी शूद्र से विवाह करे तो यह क्रम 7 पीढ़ी तक चलता रहे तो 7वीं पीढ़ी शूद्र कहलाएगी। इसके अलावा जात्युत्कर्ष व जात्याकर्ष का यह सिद्धांत बहुत व्यवहारिक नहीं जान पड़ता है। 5 से 7 पीढ़ियों तक वंश क्रम का स्मरण रखना असंभव प्राय है। कारण यह कथन है कि ऐसे विधान केवल आदर्श रूप में पड़े रहे होंगे। भारतीय समाज व्यवस्था में जातियों के निर्धारण के सामान्यतः 3 आधार माने गए। जन्म पर आधारित होने के कारण कुलवत, व्यवसाय की दृष्टि से श्रेणीवत और स्वप्रधान की दृष्टि से गुणवत। वर्ण व्यवस्था की जाति व्यवस्था के रूपांतरण की प्रक्रिया। ऋग्वैदिक काल की समाप्ति तक आर्यों का समाज वर्ण के आधार पर वर्गीकृत था। आदर्श रूप से वर्ण का निर्धारण व्यक्ति कर्म से होता था, किंतु क्रमशः सूत्र काल में आते लगभग 600 ईसा पूर्व से वर्ण कर्म पर नहीं बल्कि जन्म पर आधारित हो गए। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिणत होती चली गई। ऐसा कहा जा सकता है कि धर्मसूत्रों में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का सूत्रपात हुआ जो जातिगत भेद पर आधारित थी। अब व्यक्ति के जन्म से उसकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण होने लगा। यही व्यवस्था लगभग 2500 इस वर्ष से आज तक चली आई है। सूत्रकाल में जातिगत नियम क्रमशः कठोर से कठोरतर होते चले गए। ऊंच नीच भेदभाव बढ़ता चला गया। धर्मशास्त्र की रचना काल में जातियां मुख्यतः व्यवसायों के परिचायक थी। मनु, याज्ञवल्क्य आदि ने सबको वर्ण संकर में मिश्रित बताया है। इसके अतिरिक्त भारत में ही बसने वाली आर्योत्तर जातियां और विदेशों में आकर यहाँ बसे समुदाय पैंड्रक, ओड्र, द्रविड़, कंबोज, यवन, शक, पारद, चीन, किरात, दर्द और खश आदि के विषय में मनु ने कहा है कि जातियां पहले क्षत्रिय थे, किंतु धर्म से हटकर ब्राह्मणों के आदर्शन के धीरे धीरे अधम होती चली गई। किंतु इन जातियों को एक और शासक होने के कारण क्षत्रिय माना गया और वैदिक कर्म कांडों से भिन्न होने के कारण शूद्रों के समकक्ष पतित क्षत्रिय भी कहा गया। जैसा कि हमें ध्यान है कि वर्ण 4 है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और जातीय असंख्य है। इन परिस्थितियों को देखते हुए इन जातियों का वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारण करना आवश्यक था। पेशागत अथवा व्यवसायिक होने के कारण ये जातियां ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय हो नहीं सकती थी। ऐसे में उन्हें वैश्य अथवा शूद्र वर्ण में अंतर्गत ही रखा जा सकता था। इस युग में वैश्य वर्ण मुख्यतः व्यापार से संबंधित था। ऐसी स्थिति में वे सब जातियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे व्यवसायों पर आधारित थी, क्षुद्र जातियों के रूप में परिगणित की गई। किंतु बहुत से ब्राह्मण और क्षत्रिय जो अपने मूल कर्म से हटकर व्यवसाय में लग गए थे, उनकी जाति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। गुप्तत्व काल में बहुत से नए वर्णों का जाति व्यवस्था के भीतर प्रवेश हुआ, जिसके कारण जातियों का विस्तार हुआ। इसके साथ साथ अस्पृश्य जातियों का संख्या भी बढ़ी, जहाँ एक और नए वर्गों का सामाजिक व्यवस्था में समावेश हो रहा था, वहीं इसकी और जातिगत बंधन और अधिक कठिन हो रहे थे। जातियों के परस्पर सामाजिक व्यवहार में प्रतिबंध और निषेध बहुत बढ़ते जा रहे थे। समाज ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव की व्यवस्था मात्र बनता चला गया। इस समय जिन नए वर्गों और जाति व्यवस्था में प्रवेश हुआ, इनमें युद्ध प्रिय वर्गों का क्षत्रिय जातियों के रूप में स्वीकार किया जाना एक महत्वपूर्ण घटना है। ये ऐसे वर्ग थे जो शासक और सामंतों के रूप में स्थापित हुए और समाज व्यवस्थाकारों ने उनके वंशावली पौराणिक चंद्रवंश और सूर्य वंश से जुड़कर उच्च क्षत्रिय वंशों के रूप मान्यता प्रदान की। हालांकि पूर्व काल में भी अनेक विदेशी वर्गों को जो विजेता के रूप में भारत में आए तो उन्हें व्यवस्थाकारों ने भी क्षत्रिय का दर्जा दिया था। इसके समानांतर शूद्र जाति को विस्तार हुआ, जो क्षत्रिय जाति के विस्तार से कहीं अधिक व्यापक था। बहुत बड़ी संख्या में पशुपालक और वनस्पति जातियों का कृषक जातियों के रूप में शूद्र जाति में समावेश हुआ। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी बाजार की बढ़ती हुई मांग के कारण शिल्पियों और उसकी श्रेणियों का विस्तार हो रहा था, उन्हें भी जातिगत पहचान प्रदान की गई। इस काल में वैश्य और शूद्र वर्ण के बीच के भेद की कम चर्चा की गई है। इसका कारण संभवतः वैश्य और शूद्रों के व्यवसायों की परस्पर व्याप्ति है। बहुत से क्षेत्रों में तो वैश्य जाति का उल्लेख ही नहीं हुआ है। इस काल में स्मृतियों,
बृहस्पति, पराशर, देवल आदि और कालिका कारण में शूद्रों की कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य की कुछ निश्चितों के साथ अनुमति दी गई है। मेधातिथि ने मिताक्षरा में कहा है कि शूद्रों को निजी संपत्ति का अधिकार है और यदि किसी शूद्र की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वह उच्च जातियों की सेवा के बिना भी जीवन यापन कर सकता है। मेघातिथि ने ऐसे शूद्रों का भी उल्लेख किया जो विज्ञान और व्याकरण पढ़ाते और सैनिकों का कार्य करते हैं। नारद शूद्रों को वैश्य और क्षत्रियों के व्यवसाय अपनाने की स्वीकृति देता है। स्कंद पुराण में 18 शूद्र जातियों को उनके प्रकृति निर्धारित करके 3 श्रेणियों उत्तम, मध्यम और अंत्यज में बांटा गया है। यह विभाजन उनके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार किया गया है। गुप्त युग के अभिलेखों में एक पेशेवर लिपिक कायस का उल्लेख हुआ है। इनका कार्य राजकीय दस्तावेजों को तैयार करना था। ऐसा प्रतीत होता है कि लिपि का कार्य अनेक जातियों के लोग करते थे, किंतु परवर्ती गुप्त युग में कायस्थों ने अपने को एक जाति के रूप में संगठित करना आरंभ कर दिया था। इन्हें जाति व्यवस्था में कहाँ स्थान दिया जाए समस्या थी। कुछ लोग इन्हें ऐसे क्षत्रिय मानते हैं जो अपनी जाति की प्रतिष्ठा और स्तर से गिर गए। अन्य इन्हें ब्राह्मण और शूद्र की वर्ण संकर संतान मानते हैं, किंतु शासक वर्ग के निकट होने के कारण ये सामाजिक स्थिति प्रतिष्ठा ऊंची हो रही थी। एक कायस जिन्हें दान में भूमि मिली और ऊंचे शासकीय पदों पर रहे उच्च वर्ग में शामिल कर लिए गए। हालांकि जाति पर आधारित समाजों में नई नई जातियों की उत्पत्ति की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती, किंतु गुप्तोत्तर युग में कृषि, अर्थव्यवस्था की पुनः संरचना और व्यापार के कारण इस प्रक्रिया में तेजी आई। इस युग में अस्पृश्यता का विस्तार हुआ। अस्पृश्य जातियां अंत्यज कहलाती थी। अंत्यज कोई जाति नहीं वरन जातियों का वो एक वर्ग था। भारत में जातियों के विस्तार की प्रक्रिया को विशेषता यह रही कि सभी जातियों में नए सामाजिक तत्वों का समावेश होता रहा है अथवा समय के अनुसार उनमें परिवर्तन होते रहे, किंतु ब्राह्मण जाति इसका अपवाद रही। भारतीय राजनीतिक इतिहास के मध्य युग में जो मुख्यतः तुर्क, अफगान और मुगल शासकों का युग है, स्मृतियों में प्रतिपादित वर्ण व्यवस्था बनी रही। इस युग में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए विहित आदर्श व कर्तव्य वही बने रहे जो उत्तरवर्ती काल में प्रतिपादित किए गए थे, किंतु इस युग में वर्णों व जातियों में तथा उनके बीच के सामाजिक संबंधों में पहले का खुलापन पूर्णतः समाप्त हो चुका था। पहले के युग में कृषि, पशुपालन आदि पर आश्रित जातियां भी अब शूद्र वर्ण के अंतर्गत रख दी गई। वैश्य वर्ग के अंतर्गत केवल वे जातियां ही रह गई जो व्यापार, वाणिज्य आदि के व्यवसाय में संलग्न थी। ब्राह्मण सामान्य रूप से शास्त्रीय अध्ययन के लिए अनुष्ठक बने रहे और क्षत्रिय जमींदार, शासक और सैनिक। शूद्र वर्ण के अतिरिक्त परिगणित जातियों में दो वर्ग थे, साधन संपन्न और स्पर्श, निर्धन और अस्पृश्य। संक्षेप में कह सकते हैं कि इस युग का भारतीय समाज ऊंच नीच, छुआछूत व भेदभाव की व्यवस्था का मात बनकर रह गया था। यह परिस्थिति आधुनिक काल तक चली आई है। जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध 18वीं शताब्दी में अनेक मनीषियों और समाज सुधारकों ने आवाज उठाई और यह क्रम अभी भी जारी